हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। आईसीआर एग्जाम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे थे उसमें 8th क्लास की हम साइंस कर रहे थे। उसमें कुछ चैप्टर आपके बच गए थे, तो चलिए उनको देख लेते हैं जल्दी से। उससे पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपको अच्छा खासा समय मिल चुका है, तो आप तैयारी अपनी और अच्छी कर लीजिए। तो सबसे यहाँ पे जो चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं वो रहेगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इससे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, तो यह संकेत करता है। ठीक है, देखिएगा, तब अगर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाएगी तो जो उसका विलयन होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसमें रंग अगर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि विद्युत धारा पर रासायनिक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, विद्युत धारा पे रासायनिक प्रभाव से इसका मतलब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख। अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन के द्वारा इसकी चमक को बढ़ाया जाता है, तो याद रखेंगे वो कौन सी धातु हो जाएगी? वो क्रोमियम हो जाएगी। क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर जिस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है वह हो जाएगा टीन। यानी कि टीन का विद्युत लेपन लोहे की धातु पर किया जाता है ताकि उसको जो है उसमें खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? यानी कि यहाँ पे बोलता है कि कंडक्टर कौन सा है इसमें जो आप जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, आपका हो जाएगा पीतल। पीतल क्योंकि मेटल में आता है तो ये आपका कंडक्टर होगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? अब साइकिल के हैंडल होते हैं या जो पहियों का रिम होता है ये काफ़ी चमकदार होते हैं, तो इसका किस धातु के साथ विद्युत लेपन किया जाता है? तो याद रखेंगे वो हो जाएगा क्रोमियम। यानी कि क्रोमियम की वजह से आपके जो पदार्थ हैं मेटल के वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नामांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से कौन सा जो घोल है वो विद्युत का सुचालक होगा? तो याद रखेंगे वो नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस जो है वो यहाँ पर विद्युत को यहाँ पे कंडक्ट करेगा, इसको सुचालक हो जाएगा। याद रखेंगे नींबू का घोल जो है वो यहाँ पर कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो देखिएगा तो वह क्या हो जाएगा? उसमें एक तो आपका उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा विद्युत धारा क्या क्या चीज़ें उत्पन्न करता है। एक तो आपका उष्मीय पर इफेक्ट होगा उसका, यानी कि हीटिंग इफेक्ट होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और यहाँ पे केमिकल इफेक्ट होगा। तीनों को तीनों चीज़ें यहाँ पर विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमको मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक है? कुचालक का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे इंसुलेटर है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो यहाँ पर आपकी जो करंट है उसको कंडक्ट नहीं करता, आगे नहीं जाने देता, तो क्या हो जाएगा? आसुत जल। आसुत जल जो क्या है वो आपका क्या होगा? विद्युत धारा का कुचालक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? विद्युत का जो हीन चालक रहेगा इनमें से वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आसुत जल। ठीक है, आसुत जल आपका हीन चालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों करता है? तो बिजली का जो मिस्त्री है हाथ में रबड़ के दस्ताने इसलिए पहन लेता है ताकि उसको झटका नहीं लगे। ठीक है, हाथ में बिजली के झटका नहीं लगता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो दस्ताने पहनता है वो इंसुलेटर होते हैं, उनसे क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। जो कहते हैं कि लोहे के जो पुल होते हैं, बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं, उसको किस धातु के साथ विद्युत लेपन किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे? तो क्या कहते हैं इसको? जिंक। ठीक है, जिंक जो है इसके साथ इसको विद्युत लेपन किया जाता है इसका। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? अब इसमें भी देखिए विद्युत का कुचालक कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि रबड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका तांबा, लोहा, एल्युमिनियम सब मेटल में आते हैं, तो ये सभी क्या है आपको करंट दे सकते हैं, यानी कि ये आपके कंडक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
तो गाइस इस एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर हो जाएगा वो यहाँ पे रहेगा लाइट, यानी कि प्रकाश। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया है निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब क्या है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है या फिर जो यहाँ पर जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, जो सूर्य है ये आपकी प्रदीप्त वस्तुओं में आएगी। अगला प्रश्न देख लेंगे। तो सिंपल सा है, अगला प्रश्न कहता है कौन सी इसमें से जो हैं वो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं इनमें से कौन सी हो जाएंगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप अगर देखेंगे इसमें आपका जो दर्पण है वह अप्रदीप्त होती है। दर्पण क्या है, आपको रिफ्लेक्शन प्रदान करता है, ना कि आपको जो है आपको हीट प्रदान करता है या फिर लाइट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको न्यूनतम दूरी कितनी रखनी चाहिए, यानी कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी आंखों से किसी भी जो आपकी आइस है, ठीक है, इसकी आंखों के किसी भी ऑब्जेक्ट की जो दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपकी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। अब बेसिकली जो परावर्तन है इसके कितने नियम दिए गए हैं साइंस में, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 2 नियम होते हैं टोटल आपके परावर्तन के। पद संख्या अगला है आपका कि आँख में प्रकाश जो है नियंत्रित करने, जो आपकी आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। जो अपनी आँख है उसमें कितना प्रकाश जाना है, कितनी लाइट उसके अंदर जानी है, तो इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा पुतली। ठीक है, पुतली के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो देखिएगा जैसे कि अभी जब लाइट चली जाती है अचानक से, तो क्या होता है, हमें जो पुतलियों का साइज होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। और जब फिर से लाइट आ जाती है या ज़्यादा प्रकाश में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका फिर से साइज जो है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। तो इसमें कहता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ठीक, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या कहेंगे, तो वो होता है आभासी। ठीक है, आभासी बनता है। समतल दर्पण का मतलब जो नॉर्मल दर्पण होता है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। अब श्वेत प्रकाश जो व्हाइट प्रकाश होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है, वो 7 होता है। बेसिकली देखिएगा ये 7 ही रंग होते हैं। और इन्हीं से, जैसे मान लीजिए ये सरफेस आपको व्हाइट दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया, सारे के सारे जितने 7 कलर हैं वो सारे के सारे इसने क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए। अगर कोई चीज़ ब्लैक दिख रही है तो उसका मतलब क्या है, मान लीजिए ब्लू दिख रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये है ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इसको ब्लू इसने मात्र ऑब्जर्व किया, बाकी सबका एक रिफ्लेक्शन कर दिया, तो ये ब्लू आपको दिख रही है। तो 7 कलर होते हैं जो आपको होता है यहाँ पर। इस तरीके से इसकी ट्रिक भी होती है विबगोर। ठीक, ये सारे के सारे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए लिपि कौन सी है। तो आंख से जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते, उनको किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि क्या होता है, इसको छू छू कर, इसमें कुछ आपके कुछ इस तरीके साइन बने होते हैं जिनको छू छू कर लोग पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं किसी पृष्ठ पर पढ़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। जो किसी पृष्ठ पर, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे पृष्ठ है, प्लेन ऑब्जेक्ट, इस पर कोई अगर प्रकाश की किरण पड़ रही है, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस रे को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगी आपतित किरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण किससे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जो आपका वाइट जो है लाइट वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो होती है विक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, विक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, 7 प्रकाश रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रश्न संख्या अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी ह्यूमन आइज होती हैं इसमें बेसिकली कौन सा लेंस होता है, किस तरह के काम करता है लेंस में, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ह्यूमन जो आई होती है वो उत्तल लेंस की तरह काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। जो आपकी आइरिस होती है इसमें जो छोटे छोटे छिद्र स्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, माफ कीजिए छोटे नहीं, मिलकर एक ही आप देखिएगा जो इस तरीके के होता है, जो आप ब्लैक ब्लैक में, उसको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पुतली होती है, आँख की पुतली। तो इस पुतली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव क्षेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। अब जो मानव क्षेत्र का जो रंगीन भाग है उसको क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है आइरिस। ठीक है, जो परितारिका, इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसको आइरिस के नाम से जाना जाता है। तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस। प्रश्न संख्या अगला है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है।
देखिए जो आपका ये है, ठीक है, जो आपका आप यहाँ से मान लीजिए कोई रे आई हुई है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपका जो ये एंगल होगा ना, ये एंगल ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसी भी दशा में ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो आपका ये होगा तो क्या होंगे, ये सदैव जो है बराबर होते हैं, ये इसका नियम है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, जो ह्यूमन आई है वह किस भाग पर इसका प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा, रेटिना। जो आपका रेटिना है, रेटिना पर इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारे ह्यूमन आइस में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होता है। अब जो आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण का हमेशा मान कितना होता है, याद रखेंगे ये हमेशा समान होता है। ठीक है, समान कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी 30 है, तो ये भी आपका 30 रहेगा, ये हमेशा जो है इक्वल रहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो चलिए यहाँ पर ये लाइट चैप्टर के भी हमने एमसीक्यू देख लिए, अब चलिए चलते हैं कुछ और चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली जो अगला चैप्टर रहेगा ये रहेगा तारे और सौर परिवार। ठीक है, तारे एवं सौर परिवार है। तो कहते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है, तो याद रखेंगे जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, शुक्र को क्या कहते हैं, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ क्या है, शुक्र तारे की जो है सबसे ज़्यादा एल्बिडो पावर है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो पावर किसकी है, ये शुक्र की है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि रात के समय साफ आकाश एवं काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं तो क्या होते हैं। तो रात के समय जैसे कहते हैं नहीं कि विष मांग लीजिए तारे टूट गए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको उल्काएं कहा जाता है। बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको उल्काएं कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह। अब प्राकृतिक उपग्रह का मतलब क्या है, जो यहाँ पे नेचुरल जो आपकी सैटेलाइट है वो कौन सी हो जाएगी, चंद्रमा। चंद्रमा है किस चीज़ का, पृथ्वी है, याद रखेंगे चंद्रमा जो है ये नेचुरल सैटेलाइट में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे कि इनमें से कौन से ग्रह नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो पूछा है कौन सा इसमें से एक प्लेनेट नहीं है, तो प्लेनेट इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे जो सीरियस है ना, ये आपका प्लेनेट नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो गया सीरियस। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित है। अब देखिए जो आपके ग्रह हैं इनमें सबसे दूर जो ग्रह स्थित है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून ग्रह जो है ये सबसे दूर स्थित है हमारे सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर अगले देखें। तो कहते हैं कि सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बेसिकली यहाँ पे देखिए जो सबसे गर्म ग्रह कौन से हैं ये आप बताइएगा। तो देखिए ये सूर्य जो है, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे पास में कौन है, बुध होता है, फिर यहाँ पे शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो जो बुध हो गए सूर्य के सबसे पास है, इसीलिए सबसे गर्म जो है ये यहाँ पे माना जाता है। ये कितने दिन में पूरी करता है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह ही होगा, याद रखेंगे, बुध ग्रह। प्रश्न संख्या अगला देखें। तो कहते हैं कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। जो ग्रह किसी ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको उपग्रह कहा जाता है, तो याद रखेंगे इनको उपग्रह कहा जाता है। ये ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस ग्रह को प्रभात का तारा कहा जाता है, यानी कि इसको प्रभात का तारा, सुबह का तारा या फिर भोर का तारा का नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 का राइट आंसर इसमें शुक्र हो जाएगी, इस शुक्र को ही जाना जाता है। क्वेश्चन अगला देखें। तो कहते हैं कि निम्नांकित में कौन सा परिवार का सदस्य नहीं, कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं इनमें से। तो सौर परिवार में बेसिकली आपका क्षुद्र ग्रह रहते हैं, उपग्रह रहते हैं, और आपके यहाँ रहते हैं धूमकेतु, लेकिन तारामंडल जो है ये आपके सौर परिवार का ग्रह नहीं माना गया है। तो याद रखेंगे तारामंडल क्या है, सौर परिवार का ग्रह नहीं माना जाता है, सदस्य नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नांकित में कौन इनमें से एक तारा है, इनमें से एक तारा कौन सा है। तो देखिएगा इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखेंगे ये आपका सूर्य जो है ना एक तारा में ही गिना जाता है, इसको ये स्टार ही है एक तरीके से सूर्य। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है। जो सूर्य की सबसे ऊपरी सतह जो है उसका तापमान कितना होगा, वो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, ये ऊपरी सतह का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहते हैं कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो जो खगोलीय पिंड होते हैं इनको सौर वर्ष में मापते हैं, किस में मापते हैं, सौर वर्ष में मापते हैं खगोलीय पिंडों को। तो आपका राइट आंसर हो गया सौर वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन, सबसे चमकीला ग्रह सौर परिवार में कौन सा है, वो हो जाएगा यहाँ का जो राइट आंसर
ठीक है, ये आप लोग हमको कमेंट में बताइए। चलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, वरना कमेंट सेक्शन आप खाली छोड़ देते हैं। तो इनमें से बताइए कि सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाए। तो सभी को पता है, ये तो आपका बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर परिवार का जो वह सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो कोई उपग्रह नहीं है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो आपको हो जाएगा बुध ग्रह जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है किस चीज़ का। ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए क्या किया जाता है, तो वो याद रखेंगे, वो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। जैसे अब बहुत सारे उपग्रह लॉन्च होते रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये किसी मौसम या फिर किसी अन्य चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। देखिए एनसीईआरटी करा रहे हैं ना, तो इसमें आपको इजी भी मिलेंगे क्वेश्चन और थोड़ा से कठिन भी मिलेंगे। तो ये मत समझिए कि आप बहुत ही आसान करा रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि 10th लेवल का आपका ये एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको आएगा नहीं, 10th लेवल से ऊपर तो लोग जाएंगे ही नहीं अगर यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोल ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह जो है ना, इसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये तो अभी आपको हमने बताया था कि सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वो हो जाएगा बुध ग्रह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते। तो गाइस यहाँ पे जो अगला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका नेचुरल डिजास्टर यानी कि आपका जो आपदा प्रबंधन में भी चैप्टर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा चैप्टर है, ये आपका हो जाएगा कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, ये देखिए आपदा में आपका आएगा, आपदा प्रबंधन आपके कोर्स में भी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अवलेखित किया जाता है। जो भूकंपी तरंगें होती हैं इसको किसके माप से मापा जाता है, वो हो जाएगा भूकंप लेखी, ये माफ कीजिएगा, इसको कहते हैं रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है जो भूकंप तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि विपरीत आवेशों के बीच होता है, जो विपरीत आवेश होते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, ये आपका निगेटिव चार्ज हो गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में जो आवेश जो आपके यहाँ पे लगता है वो क्या होता है। तो यही चीज़ पूछा गया है, दो चार्ज के बीच में क्या होता है, हमेशा आकर्षण होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं। जो आकाशीय विद्युत है ना, जब गिरती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको तड़ित कहा जाता है, तड़ित झंझा इसको बेसिकली पूरा नाम कहा जाता है, तड़ित झंझा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि तड़ित बिजली गिरना के लिए सुरक्षा क्या करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे देखिए आपदा का ही आपका चैप्टर है, समझ लीजिए पूरा। तो अब बिजली गिरती है तो क्या करेंगे, अगर बिजली गिर जा रही है तो इसमें इस समय आपको क्या करना है, खुली जगह पे घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के और जो है मतलब क्या कहते हैं बीच में रख लेना चाहिए, जैसे घुटनों के बल। तो इस तरीके से इससे आप बच सकते हैं। ये बिजली गिरने से बचने के लिए यहाँ पे एक इफेक्टिव कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो ये फिर से आ गया क्वेश्चन, तो रिएक्टर पैमाना होता है ये। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। अब देखिए आवेशित का मतलब क्या होता है, कोई अगर आप चीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए छड़ है, ठीक है, उसको आप अगर रगड़ेंगे तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चार्ज हो जाते हैं, तो यही इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी एक चीज़ है जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते रगड़ करके। तो देखिएगा आपका जो है तांबे की छड़ जो है वो चार्ज नहीं होगी। बाकी अगर आप देखिए प्लास्टिक पैमाना, ऊनी वस्त्र, भूला गुब्बारा, ये सब चार्ज हो जाते हैं। इसके सामने अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल रखेंगे किसी पेज वगैरह के, तो ये चिपक जाते हैं आपस में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर किस समान आवेशों के बीच फिर से आ गया चैप्टर। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कहते हैं विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो विद्यालय या भवनों के ऊपर इस धातु की पट्टी को क्यों लगाया जाता है, क्योंकि विद्युत विसर्जन से बचने, यानी कि जो लाइट गिरती है ना, जो विद्युत बिजली गिरती है उससे बचने के लिए। इससे क्या होता है, किसी अगर आप बड़ी इमारत पे इस तरीके की अगर कोई चीज़ लगी होती है तो इसका क्या होता है, कनेक्शन सीधे होता है पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से कनेक्शन होता है इसका, ये उतर जाती है, इससे नुकसान नहीं होता है बिल्कुल भी, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। तो एनसीईआरटी आपकी 8th क्लास की यहाँ से ख़त्म होती है। अब चलते हैं, अब देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। तो आज के लिए बस, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।